हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फंक्शंस में इंटीग्रल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स पढ़ेंगे। इसका कंसेप्ट और प्रॉपर्टीज़ जेई पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें आगे देखते हैं। तो इसमें है एनी रियल नंबर एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ इट्स इंटीग्रल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट। तो कोई भी रियल नंबर अगर एक्स है तो उसको जो है उसके इंटीग्रल पार्ट ब्रैकेट एक्स या बिग ब्रैकेट से डिनोट किया है एंड फ्रैक्शनल पार्ट कर्ली ब्रैकेट से फ्रैक्शनल पार्ट के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो किसी भी रियल नंबर एक्स को उसके इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर देखें तो 5.2 अगर कोई एक्स का वैल्यू है रियल नंबर, तो उसका इंटीग्रल पार्ट जो होगा वो 5 होगा और जो बचा हुआ पार्ट है दैट इज़ 0.2 वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होगा। तो जो इंटीग्रल पार्ट है वो एक्स से के इक्वल या एक्स से कम इंटीजर होगा और जो ग्रेटेस्ट होगा। तो 5.2 से छोटा इंटीजर 4 भी है, 5 भी है, 3 भी है, 2 भी है, लेकिन उसमें ग्रेटेस्ट क्या है? 5 है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर या इंटीग्रल पार्ट एक ही है। 5.99 भी हो तो उसका इंटीग्रल पार्ट जो होगा वो 5 होगा और फ्रैक्शनल पार्ट 0.99 होगा। इसी तरह अगर x इंटीजर लें तो इंटीजर है अगर x खुद, तो उसका इंटीग्रल पार्ट x के बराबर होगा 5 और फ्रैक्शनल पार्ट तब 0 होगा। -5.2 है अगर, तो -5.2 से छोटा इंटीजर -6 होगा और -6 में जब 0.8 ऐड करेंगे तब -5.2 आएगा। इसका मतलब तब 0.8 इज़ द फ्रैक्शनल पार्ट एंड -6 इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ नंबर -5.2। और अगर इंटीजर ही है x का वैल्यू -5 तो इंटीग्रल पार्ट -5 और फ्रैक्शनल पार्ट 0। तो क्लियरली क्या है कि जब कोई रियल नंबर x लेंगे तो उसका इंटीग्रल पार्ट उस x के बराबर होगा जब x खुद इंटीजर है, और नहीं तो x से जस्ट छोटा इंटीजर होगा। फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा एक पॉजिटिव फ्रैक्शन होगा या 0 होगा। तो और आगे देखते हैं डिटेल में। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या इंटीग्रल पार्ट ऑफ x बिग ब्रैकेट से डिनोट किया है, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। डोमेन इस फंक्शन का ऑल रियल x होगा क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर हर रियल x के लिए डिफाइंड है, क्योंकि तब इसका जो रिटर्न आएगा मतलब y का वैल्यू तो वो तो हमेशा एक इंटीजर ही होगा। तो इसलिए रेंज जो है इसका दैट इज़ ऑल इंटीजर्स। इसका ग्राफ बनाने के लिए इसको कुछ केसेस में डिवाइड किया है x को। तो x का वैल्यू अगर -2 से -1 है इंक्लूडिंग -2 एंड एक्सक्लूडिंग -1, तो जैसे फॉर एग्जांपल माइनस का 1.2 है तो उससे जस्ट छोटा इंटीजर या ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 होगा उसका। इसी तरह जब x का वैल्यू -1 से 0 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 होगा। x का वैल्यू 0 से 1 में है इंक्लूडिंग 0 एक्सक्लूडिंग 1, जैसे 0.9 है या 1 या फिर 0.5 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। इसी तरह आगे भी बताया है कि x का वैल्यू अगर 1 से 2 है, 1 पॉइंट समथिंग है या 1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तब 1 होगा। इसका ग्राफ यहाँ पर बनाया हुआ है। तो जैसे ये केसेस लिए थे तो -2 से -1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू -2, तो y इज इक्वल टू -2 का लाइन यहाँ पर ड्रॉ किया है। ये y इज इक्वल टू -2 का लाइन है। -1 से 0 में देखें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 आ रहा है, तो इस केस में -1 का लाइन, y इज इक्वल टू -1 का लाइन -1 से 0 में। -0 पर ओपन है तो यहाँ भी 0 पर ओपन देंगे और ओपन के लिए एक एरो देंगे। 0 से 1 में अगर लेते हैं 1 ओपन तो ग्रेटेस्ट इंटीजर या y का वैल्यू आ रहा है 0, तो y इज इक्वल टू 0 का ग्राफ है। 0 पर क्लोज्ड है तो यहाँ डॉट देंगे और 1 पर ओपन है तो यहाँ 1 पर एरो देंगे। इसी तरह से 1 से 2 में देखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x 1 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ है। 1 पर
2 पर ओपन है, इसी तरह आगे जा रहा है। तो ये सारे इंटीग्रल वैल्यू वाई एक्सिस में कवर कर रहा है, इसलिए इसका रेंज इंटीजर है। अब क्या है कि रेड कलर से हमने इसमें ये दो लाइन बनाई हुई हैं, तो ये दिखाने के लिए कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ है ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में हमेशा बाउंडेड रहेगा। y इज इक्वल टू एक्स का लाइन है ये वाला, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो क्लियरली ये y इज इक्वल टू एक्स का लाइन आएगा, और 1 यूनिट नीचे फिर ये y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का लाइन। तो ये ग्राफ जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का है वो इन दो पैरेलल लाइन के बीच में बाउंडेड रहता है। आगे देखते हैं, एक एग्जाम्पल लिया है। तो इसमें फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ग्रेटेस्ट x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालने हैं, इसके अलावा सोल्यूशन क्या आएगा वो भी निकालना है। तो जब भी प्रॉब्लम f(x) इज इक्वल टू gx फॉर्म में है और नंबर ऑफ सोल्यूशन देखने हैं तो हम लोग f(x) का भी ग्राफ और gx का भी ग्राफ एक ही xy प्लेन में प्लॉट कर लेते हैं, और फिर देखते हैं कि कितने पॉइंट पर ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट किया, उतने ही नंबर ऑफ सोल्यूशन है। किसी भी क्वेश्चन में f(x) इज इक्वल टू gx में नंबर ऑफ सोल्यूशन के लिए ये आइडिया है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ये पैराबोलिक ग्राफ है और y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट x का ये कांस्टेंट लाइंस है। तो इसमें अगर देखें तो 0 पर एक तो ये इंटरसेक्शन हुआ है और एक यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 पर इंटरसेक्शन हुआ है, दोनों ही पॉइंट इंक्लूडेड है। 0 पर भी एक्स स्क्वायर 0 होगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 0 होगा, और 1 पर भी एक्स स्क्वायर 1 होगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर x भी 1 होगा। तो ये दो सोल्यूशन है, और कोई सोल्यूशन यहाँ मिल नहीं सकता क्योंकि ग्राफ ये तेज़ी से इंक्रीज़ करेगा एक्स स्क्वायर का। जैसे 2 पर वैल्यू देखें तो एक्स स्क्वायर का 4 हो जाएगा और जबकि ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा। तो आगे तो कोई स्कोप है नहीं फर्दर इंटरसेक्शन का, तो दो ही सोल्यूशन है। सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट ग्राफ देख के लग रहा है कि आंसर 0 और 1 होगा ही, तो इसमें कुछ खास नहीं है। आगे देखते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कर्ली ब्रैकेट x से डिनोट करते हैं, और जैसा कि पहले बताया कि x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट x प्लस फ्रैक्शनल x, तो ग्रेटेस्ट x को उस तरफ ले जाएं तो ये x माइनस इंटीग्रल x भी लिख सकते हैं फ्रैक्शनल x को। तो फ्रैक्शनल x को कैलकुलेट करने का तरीका यही है जो कि डेफिनेशन है, क्योंकि हम ग्रेटेस्ट x के बारे में जानते हैं, तो इसके बारे में जानते हैं तो ये अलग अलग इंटरवल में कांस्टेंट होता है, तो इसलिए हम इसका ग्राफ भी इसके थ्रू एनालाइज कर सकते हैं। हर x के लिए डिफाइंड है फ्रैक्शनल x, रेंज 0 से लेकर 1 पर ओपन है, 0 क्लोज्ड है। वो आगे देखते हैं कैसे आया। तो डिफरेंट केसेस में इसको भी हमने एनालाइज किया है। जब x का वैल्यू -1 से 0 है तो इसमें देख सकते हैं कि -1 से 0 में अभी हम लोगों ने निकाला था कि इंटीग्रल पार्ट -1 होगा, तो इसका वैल्यू -1 यहाँ रखा है, तो x माइनस ऑफ -1 तो x प्लस 1 आ गया। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 के थ्रू डिफाइंड है, लेकिन केवल और केवल इसी इंटरवल के लिए। इसी तरह x 0 से 1 अगर लेंगे तो हमको पता है कि इंटीग्रल पार्ट 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर इंटीग्रल पार्ट का वैल्यू यहाँ 0 रखने पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के इक्वल आ जाएगा। होना भी चाहिए क्योंकि x अगर फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शनल पार्ट तो x के बराबर होगा ही। इसी तरह x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, 2 ओपन है, तो इंटीग्रल पार्ट जो होगा वो तो 1 हो जाएगा, तो x माइनस 1, तो फ्रैक्शनल पार्ट x माइनस 1। तो ये सब अगर देखें तो पैरेलल स्ट्रेट लाइन है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, आगे और भी इसी तरह से आते रहेगा। तो अलग अलग यूनिट लेंथ में हमको ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, यही फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ होगा जो आगे यहाँ दिखाया है। तो देखिए -1 से 0 में y जो कि फ्रैक्शनल x है x प्लस 1 के थ्रू डिफाइंड है, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन -1 से 0 पोर्शन में ही लेना है जो केस यहाँ लिए थे। इसी तरह से 0 से 1 में फ्रैक्शनल पार्ट जो y है y इज इक्वल टू एक्स का स्ट्रेट लाइन के थ्रू डिफाइंड है 0 से 1 में। 1 पर ओपन है तो यहाँ एरो दिया है, और 0 पर क्लोज्ड है तो यहाँ डॉट दिया है। इसी तरह से आगे भी बनाया है।
तो 1 से 2 में y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का ये स्ट्रेट लाइन होगा। तो अगर हम लोग देखें तो ये सब पैरेलल लाइंस हैं, अलग अलग यूनिट इंटरवल में। एक सर्टेन लेंथ के बाद ग्राफ रिपीट करता है। 0 से 1 में जो ग्राफ है वही 1 से 2 में है। ग्राफ का जो नेचर है होना भी चाहिए, क्योंकि एक पीरियोडिक फंक्शन होगा फ्रैक्शनल पार्ट विद पीरियड 1। ऐसे भी एग्जाम्पल से देख सकते हैं। x का वैल्यू 0.1 लें तो 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.1 ही आएगा, और 1.1 लें तो भी 1.1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.1 ही होगा। 2.1 लें x का वैल्यू तो भी 2.1 में 2 इंटीग्रल पार्ट और 0.1 फ्रैक्शनल पार्ट है। तो हर एक यूनिट लेंथ के बाद फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ रिपीट करेगा। तो ये एक पॉइंट है। इसमें फिर उसी तरह का एग्जाम्पल लिया है। नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन निकालने हैं इस इक्वेशन के। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दोनों ग्राफ एक साथ प्लॉट कर लिए गए हैं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ है और ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। तो इसमें देखें तो दो जगह ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है। एक तो ओरिजिन पर x इज इक्वल टू 0 पर ये दोनों वैल्यू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 इज़ 0, एक्स स्क्वायर इज़ ऑल्सो 0, तो वो तो एक सोल्यूशन है ही। और आगे देखें तो 1 पर ऐसा लग रहा है कि ये ग्राफ 1,1 से तो पास कर रहा है एक्स स्क्वायर का, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में एरो दिया हुआ है, तो एरो मतलब एक्सक्लूडेड। तो ये वाला पॉइंट जो है 1,1 वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये एरो है तो ये इंक्लूडेड पोर्शन नहीं है, 0 सोल्यूशन है। फिर लेफ्ट में फिर आगे और देखेंगे तो आगे ये पैराबोला इन लाइंस को आगे तो फर्दर कट करेगा नहीं, क्योंकि देख सकते हैं 2 पर इसकी वैल्यू तो 1 की तरफ टेंड कर रही है फ्रैक्शनल पार्ट की, लेकिन 2 पर पैराबोला का वैल्यू बहुत हाई होगा 4। आगे मतलब जाएंगे तो कोई फर्दर स्कोप नहीं है इंटरसेक्शन का। लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो ये जो पोर्शन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ है, जो इसको ये पैराबोला यहाँ से पास करेगा तो कट तो करेगा ही। फिर यहाँ देखें तो ये एरो है, वो तो सोल्यूशन होगा नहीं क्योंकि ये एक्सक्लूडेड है, लेकिन ये एक पोर्शन है जहाँ पर ग्राफ दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट को हमने x1 से डिनोट किया है, तो x1 भी देखा जाए तो एक सोल्यूशन है। तो ये x1 कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए तो हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो टू फाइंड x1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लेकिन ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x -1 से 0 जिसमें कि x1 है, तो किसके थ्रू डिफाइंड है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x देखें तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 के थ्रू डिफाइंड है। तो इसलिए हमने फ्रैक्शनल पार्ट को x प्लस 1 लिया और फिर इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लिया। तो दो रूट आए, 1 + -√5/2। तो जो रूट -1 से 0 में आएगा वही एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ये तो हमने देख ही लिया था कि जो x1 होगा वो -1 से 0 में होगा। जो प्लस साइन दे रहा है, प्लस वाला जो रूट है 1 + √5/2, वो तो इस लाइन को अगर हम फर्दर एक्सटेंड करें तो ये पैराबोला को और कहीं आगे भी कट करेगा यहाँ कहीं, लेकिन उससे हमें क्या लेना देना, हमको तो सोल्यूशन -1 से 0 में चाहिए। इसलिए इस इंटरवल में जो सोल्यूशन है दैट इज़ अवर x1। तो फाइनली देखा जाए तो 0 एक सोल्यूशन था ही और एक x1 आया। टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन 2 होंगे और वही 2 सोल्यूशन यहाँ लिख दिया है, कर्ली ब्रैकेट 0 एंड 1 - √5/2। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन 2 है। तो इसका मतलब ग्राफ से हमने जस्ट ये एनालाइज किया कि सोल्यूशन किस इंटरवल में मिलेगा, तो ये पता चल गया -1 से 0। और इस इक्वेशन में फिर -1 से 0 में इस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को x प्लस 1 लिख दिया। तो अब चूंकि क्वाड्रेटिक है तो इसको सॉल्व करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आइडिया है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीग्रल x एंड फ्रैक्शनल x। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो जो पहले बताया वही है, जस्ट कि किसी भी रियल नंबर x को उसके इंटीग्रल और फ्रैक्शनल के सम में लिख सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x में फिर से ब्रैकेट या ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया जाए तो कोई नया चीज़ नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल 5.2 ले x का वैल्यू, तो ब्रैकेट x जो अंदर है वो 5 देगा और फिर 5 का फिर से ग्रेटेस्ट इंटीजर तो फिर से 5 ही मिलेगा। तो कई बार ब्रैकेट लगाने से कुछ नया नहीं आ जाएगा। सिमिलरली फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में देखें तो उसमें भी वही है कि दोबारा ब्रैकेट देने से कोई नया नहीं रिजल्ट आएगा, वही मिलेगा। जैसे 5.2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.2 देगा तो अगेन 0.2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.2 ही रहेगा,
क्योंकि 0.2 फ्रैक्शन है। थर्ड प्रॉपर्टी है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया जाए तो वैल्यू 0 आएगा। तो लॉजिक यही है कि फ्रैक्शनल पार्ट एक फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 0 होगा ही। जैसे x का वैल्यू 5.2 लेने से फ्रैक्शनल x 0.2 देगा और 0.2 का फिर इंटीग्रल पार्ट 0 होगा। सिमिलरली ग्रेटेस्ट x में फ्रैक्शनल पार्ट है तो वो भी वैल्यू 0 आएगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट x इंटीजर होगा और किसी भी इंटीजर का जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो तो 0 ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो ग्राफ में पहले बताई कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये दो पैरेलल लाइन x-1 और x के बीच में लाई करेगा। इसका ग्राफ x-1 पर ओपन है और x पर क्लोज्ड है या इक्वालिटी है। तो ये हम लोग पहले देख ही चुके हैं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 से 1 में वेरी करता है, तो इसका ग्राफ हमें पता ही है। 0 होता ही है इंटीजर्स पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और 1 अचीव नहीं करता, तो ये एक हो गया। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस n, जहाँ पर n कोई इंटीजर है, तो अगर कोई इंटीजर ऐड करते हैं ब्रैकेट के अंदर तो उस n को बाहर निकाल सकते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट x प्लस n। जैसे 5.2 लें x का वैल्यू और n का वैल्यू 4 लें तो 9.2 आएगा, तो उसका आंसर 9 मिलेगा। और यहाँ से भी देखेंगे तो x का वैल्यू 5.2 रखें और n का वैल्यू 4, तो ये 5 प्लस 4 9 देगा। तो इंटीजर है तो ब्रैकेट से बाहर निकाल सकते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के ब्रैकेट के अंदर इंटीजर ऐड करने से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे 5.2 है, उसमें 1 जोड़ दिए तो 6.2, तो 6.2 का भी फ्रैक्शनल पार्ट वही होगा जो 5.2 का होगा, दोनों ही आंसर 0.2 आएगा। तो ये भी एक हो गया। नेक्स्ट है कि ग्रेटेस्ट x और ग्रेटेस्ट ऑफ माइनस x का वैल्यू आइदर 0 होगा नहीं तो -1 होगा। 0 कब होगा? जब x इंटीजर है, और -1 कब होगा? जब x नॉन इंटीजर है। तो किसी एग्जांपल से चेक कर सकते हैं। जैसे x का इंटीग्रल वैल्यू 5 लें तो ये 5 और ये -5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज़ ऑल्सो -5, तो कैंसिल होके 0 आ ही जाएगा। लेकिन अगर x का वैल्यू 5.2 लें तो ये 5 देगा और -5.2 ये होगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -6 देगा। तो 5 और -6 को जोड़ें तो -1 आएगा रिजल्ट। तो इसका वैल्यू या तो 0 या तो -1। सिमिलरली फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के लिए है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x आइदर 0 या 1 आएगा। एग्जाम्पल से चेक करें। x अगर इंटीजर है तो इस केस में अगर देखें तो दोनों का ही वैल्यू 0 होगा। जैसे 5 का भी फ्रैक्शनल x 0 और -5 का भी फ्रैक्शनल x 0, 0 प्लस 0 इज़ 0। लेकिन x अगर नॉन इंटीजर है, जैसे 5.2 ले लेते हैं, तो 5.2 का फ्रैक्शनल पार्ट ये 0.2 देगा और -5.2 के लिए ये 0.8 देगा। तो 0.2 प्लस 0.8 हमको 1 मिलेगा इसमें आंसर। तो इस तरह से ये दोनों वैल्यू का सम आइदर 0 या 1 ही होता है। नेक्स्ट है कि x और y कोई रियल नंबर है अगर, तो x प्लस y का ग्रेटेस्ट इंटीजर दोनों के ग्रेटेस्ट इंटीजर के सम के बराबर होगा, नहीं तो दोनों ग्रेटेस्ट इंटीजर के सम +1 के बराबर होगा, प्रोवाइडेड x और y के फ्रैक्शनल पार्ट का सम 1 से कम है या फिर 1 या 1 से ज़्यादा है। दो ही केस है, चेक कर सकते हैं। जैसे मान लो x का वैल्यू 2.1 लें और x का वैल्यू 3.2 लें, तो जोड़ के अगर देखेंगे तो 5.3 आएगा, तो 5 आ जाएगा। यहाँ भी 2.1 का 2 और 3.2 का आएगा 3, तो 2 + 3 5 आएगा। लेकिन अगर फ्रैक्शनल पार्ट का जो सम है वो 1 से एक्सीड कर रहा है, जैसे मान लो ये हम 3.5 ले लिए और ये 2.9 ले लिए, तो इंडिविजुअली अगर देखेंगे तो ये 3.5 के लिए 3 और 2.9 के लिए 2 देगा, तो 3 + 2 5 और +1 तो 6 आना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में भी अगर जोड़ें तो ये 6 से एक्सीड करेगा। 3.5 + 2.9 6 से ज़्यादा होगा, तो ये वैल्यू 6 आएगा। तो इसका मतलब ये जो ग्रेटेस्ट x प्लस ग्रेटेस्ट y का सम दो ही वैल्यू अचीव कर सकता है, ग्रेटेस्ट x प्लस ग्रेटेस्ट y, ये कंडीशन रहेगी तो, और नहीं तो +1 और अगर ये कंडीशन रहेगी तो। जो भी प्रॉपर्टीज़ अभी तक बताए उसमें कुछ एग्जांपल्स देखते हैं।
तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन डोमेन रेंज से रिलेटेड है। इसमें एक फंक्शन है y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 प्लस GIF(x) माइनस GIF(x) का होल स्क्वायर। तो इसमें अंडर रूट को डिफाइन करने के लिए इसके अंदर का जो क्वांटिटी है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये डोमेन कंडीशन होगा। अब माइनस से मल्टीप्लाई किए तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो गया, फैक्टराइज किए, ग्रेटेस्ट एक्स को एक्स की तरह ट्रीट करते हुए इसका वेवी कर्व बनाया गया है। वेवी कर्व से आंसर आया -1 से लेकर 2, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स कंटिन्यूअस -1 से 2 सारी वैल्यू तो लेगा नहीं क्योंकि ये तो इंटीजर है। तो इस रेंज में -1 से लेकर 2 इक्वालिटी है दोनों तरफ। जितने भी पॉसिबल इंटीजर हैं वो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लेगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इस इंटरवल में -1 एक इंटीजर है, 0 है, 1 है और 2 है। तो ये ग्रेटेस्ट एक्स की वैल्यू हुई। अब इसमें एक्स का वैल्यू निकालना था। तो ग्रेटेस्ट एक्स अगर -1 है तो एक्स -1 क्लोज से 0 ओपन वेरी करेगा, और अगर 0 है तो 0 से लेकर 1, और अगर 1 है ग्रेटेस्ट एक्स का वैल्यू तो एक्स आएगा 1 से 2 ओपन, और ग्रेटेस्ट एक्स अगर 2 है तो ये 2 से 3 ओपन तक वेरी करेगा। तो सारे वैल्यूज़ का अगर यूनियन ले लिया जाए तो ये सब इंटीग्रल वैल्यू लाने के लिए ग्रेटेस्ट एक्स को x -1 से 3 वेरी करेगा। 3 ओपन है क्योंकि 2.99 भी लिए अगर हम लोग x का वैल्यू तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 निकलेगा। तो -1 0 1 2 अगर ग्रेटेस्ट x का वैल्यू है तो x एक कंटिन्यूअस इंटरवल देगा, -1 क्लोज से लेकर 3 ओपन। ये ध्यान देने वाली बात है। तो ये इसका डोमेन हो गया। रेंज निकालने के लिए अगर देखें तो y तो यही डिफाइंड है। अब हमें y निकालना है, लेकिन हम ग्रेटेस्ट x क्या क्या वैल्यू लेगा हम यहाँ पर इक्वेशन 1 में कैलकुलेट कर चुके थे। तो ये ग्रेटेस्ट x की 4 वैल्यू है, -1 0 और 1। ये यहाँ पर हम रखेंगे अगर ग्रेटेस्ट x का वैल्यू तो करस्पॉन्डिंग y निकाल सकते हैं। जैसे ग्रेटेस्ट x का वैल्यू -1 लिया जाए और यहाँ रखें तो ये 2 -1 और -1 तो √2 दे देगा, सॉरी 0 दे देगा, तो 0 आएगा। और अगर हम लोग 0 लेते हैं तो x का वैल्यू 0 तो ये √2 दे देगा। इसी तरह से 1 और 2 के लिए भी चेक कर सकते हैं। जब ग्रेटेस्ट x का वैल्यू 1 रखेंगे तब ये √2 आएगा, और 2 रखेंगे तो 0 आएगा। तो मतलब फाइनली देखा जाए तो y 2 ही वैल्यू अचीव किया, 0 एंड √2। तो बस यही 4 वैल्यू यहाँ रखने से जो y आया वो हमने निकाल लिया है। तो दैट इज़ द रेंज। तो 0 रेंज में केवल 2 ही पॉइंट हैं, 0 एंड √2। नेक्स्ट देखते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी रहता है। इसमें क्या है कि एक इक्वेशन है जिसमें x है, फ्रैक्शनल x है और ग्रेटेस्ट x है, और क्वेश्चन रहेगा कि सॉल्व फॉर रियल x है। तीनों तरह के वेरिएबल हैं, x, फ्रैक्शनल x एंड ग्रेटेस्ट x। सॉल्व फॉर रियल x है तो कुछ प्रॉब्लम तो ग्राफ से बन जाएगा जो हमने पहले बताया, और नहीं तो दूसरा अप्रोच ये है, ग्राफ से नहीं बन रहा है तो ये सब दूसरा मेथड फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि ग्रेटेस्ट एक्स को सिंप्लिसिटी के लिए i से डिनोट किया है, फ्रैक्शनल एक्स को f से डिनोट किया है। तो ये जो इक्वेशन है इसमें ग्रेटेस्ट एक्स का वैल्यू i रख दे, फ्रैक्शनल एक्स का वैल्यू f रख दे, और x जो कि i प्लस f होगा तब ग्रेटेस्ट एक्स प्लस फ्रैक्शनल एक्स वो भी यहाँ रख दे। तो पूरा जो इक्वेशन आएगा ये e वो i और f में कन्वर्ट हो जाएगा क्लियरली। तो अब इसमें से क्या है कि जो f है फ्रैक्शनल पार्ट उसको i इंटीग्रल पार्ट के टर्म्स में सॉल्व कर लेना है। सेकंड स्टेप है कैलकुलेट f इन टर्म्स ऑफ i। सपोज सॉल्व करने से फ्रैक्शनल एक्स f जो है वो i के टर्म्स में कुछ आया एक्सप्रेशन, उस एक्सप्रेशन को हमने g से डिनोट किया है, और ये जो इक्वेशन आया f i के टर्म्स में उस इक्वेशन को हमने स्टार से डिनोट किया है, इक्वेशन स्टार। थर्ड स्टेप है कि हम लोग जानते हैं कि f फ्रैक्शनल पार्ट है तो f कंडीशन अप्लाई की f के लिए 0 से लेकर 1, 0 क्लोज्ड 1 ओपन। तो जो g ऑफ i आया था f के टर्म्स में वो यहाँ रखे। तो g ऑफ i 0 से 1, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना पड़ेगा i के लिए। तो क्योंकि i इंटीजर है तो इस इनइक्वालिटी से कुछ मान लेते हैं कि कुछ इंटीजर्स सॉल्व होके आए, इसको सॉल्व करने से i1 i2 i3 ये i की इंटीग्रल वैल्यू आई जो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने से आया है। तो जैसे ही i1 i2 i3 जो भी हमें मिलेगा तो ये i का वैल्यू इक्वेशन स्टार में रखेंगे i1,
तो करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शनल पार्ट मान लो f1 आया। इसी तरह से i का वैल्यू i2 यहाँ रखे तो करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शनल पार्ट f2 आया। तो हर एक i के लिए कुछ ना कुछ f आएगा स्टार से, तो वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। हमको कैलकुलेट क्या करना था, x, और x क्या है, i प्लस f। तो इन दोनों इक्वेशन में करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को जोड़ लिया तो x के लिए सॉल्व हो जाएगा। फिर i1 प्लस f1 को हमने x1 से डिनोट किया है, ये एक सोल्यूशन है। i2 प्लस f2 को x2 से डिनोट किया है। इसी तरह जो भी सोल्यूशन आने हैं वो इस तरह से आ जाएंगे और यही आंसर होगा। तो फिर इससे रिलेटेड एक एग्जांपल लिया है इसमें हमने कि सॉल्व फॉर रियल x, जिसमें कि 4 टाइम्स फ्रैक्शनल x इज इक्वल टू x प्लस इंटीग्रल x है। अप्रोच वही है, फ्रैक्शनल x को f से रिप्लेस किया, x को i प्लस f से, और इंटीग्रल x को i से रिप्लेस किया। फिर f को कैलकुलेट किया i के टर्म्स में, तो ये आ गया इससे f इज इक्वल टू 2/3i। ये इक्वेशन स्टार हो गई। f पर कंडीशन दिए 0 से 1, तो 2i/3 0 से 1 में वेरी किया। 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई किए, 2 से डिवाइड किए तो i आ गया 0 से लेकर 3/2। 0 क्लोज्ड है, तो इस इंटरवल में जो भी पॉसिबल इंटीजर है तो 0 एक आएगा और ये 1.5 है, तो इससे छोटा इंटीजर एक 1 भी होगा। तो i की दो वैल्यू आई 0 और 1, तो यही i का वैल्यू फिर हम लोग इक्वेशन स्टार में 0 रखे तो करस्पॉन्डिंग f आया 0। फिर i का वैल्यू 1 रखे इसमें स्टार में तो f आ गया 2/3। करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को अगर जोड़ लेते हैं i प्लस f इज़ x, तो 0 प्लस 0 एक 0 आया और एक 1 प्लस 2/3 जोड़ेंगे तो 5/3। तो x के लिए दो सोल्यूशन आए, एक 0 और एक 5/3। तो देख सकते हैं इस क्वेश्चन में 0 तो फिर भी कोई ऑब्जर्व कर सकता है डायरेक्ट, लेकिन 5/3 डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से नहीं आएगा। प्रोसेस यही है, इस मेथड से जाएंगे तो हमको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।